Hey, Champs of ExamsNet. Welcome to the question series of ExamsNet. Students, you must have explored our website www.examsnet.com. ये साइट बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है बिकॉज यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर और भी मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे उनके डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ। एक बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी 17 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर। हम इसमें कुछ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस का हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये कहता है सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। यहाँ पर इस प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिए गए डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी आकृतियां हैं उनका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर है आपके पास ये एक सर्कल, ये सर्कल है तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ये पहले आपकी दिशा को बदलेगा, ये एक कॉर्नर में अपर कॉर्नर में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और आप देखेंगे कि कई बार ये रिक्त और उसकी दूसरी बार ये भरा हुआ, फिर रिक्त फिर भरा हुआ, तो अंत में ये कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। देखिए अंत में यह भरा हुआ माफ कीजिए खाली जो है वह नजर आएगा कुछ इस प्रकार से। अब दूसरा आपका देखते हैं वो है ये एक जो आपका एरो है। तो एरो अब यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बाद एरो 180 डिग्री की बाईं तरफ घूमता है और उसका रिक्त था तो ये भर भी जाता है, ये भरा हुआ हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। फिर यह इधर जाएगा, उसके बाद फिर इधर गया है। अब इसके बाद ये कहाँ आएगा, देखिए ये आएगा यहाँ पर बीच में 180 डिग्री घूमने के बाद। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह बीच में आ जाएगा। यहाँ पर ये दो जगहें हमारे पास ये फाइनल हो चुकी हैं। अब देखते हैं आगे। तीसरा था मेरे पास ये वाला स्टार। अब स्टार देखिए यहाँ से यहाँ पर जाता है, बीच में दोनों ही खाली हैं, फिर ये जाता है यहाँ पर जहां पर मेरे पास एक भरा हुआ सर्कल है, तो स्टार भी भर जाता है। अब स्टार अगली पोजीशन में यहाँ पर आएगा और अगली पोजीशन में यहाँ पर यह भरा हुआ सर्कल है, तो इसका मतलब स्टार भी भरा हुआ हो जाएगा। अब इस पूरे प्रश्न में मेरी जो फाइनल आकृति आएगी वह कुछ इस प्रकार नजर आएगी। यहाँ पर सर्कल था जो कि खाली था, यहाँ पर मेरा एरो है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर मेरा स्टार रहेगा जो कि भरा हुआ है। तो ये आकृति किससे मेल खाती है, चलिए देखते हैं। ये आकृति मेल खा रही है इससे। देखो तो ये असल में इधर की बजाय ये एरो अगर मैं 80 डिग्री घुमाती हूँ, 180 डिग्री घुमाती हूँ, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था। और यहाँ पे आने के बाद ये वाली पोजीशन जो है असल में यहाँ पर होनी चाहिए थी, इधर ये होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये बनाने में त्रुटि है, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये एरो और यहाँ पर भी ये एरो इधर होगा। तो इसको देखते हुए डी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कौन से तर्क का अनुसरण हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 7 और 84 में कुछ संबंध है, वही संबंध 9 और 144 में है। आपको इस संबंध का ज्ञान करना है। देखिए अगर मैं इसको 84 और 7 को दोनों को देखती हूँ, तो पहली संख्या 7 का अगर मैं स्क्वायर करूं और उसमें जमा करूं 7 और 7 - 2, तो ये हो जाएगा 49 - 7 × 5, 49 - 35, ये मेरे पास हो जाएगा 84। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर करती हूँ और उसमें जमा कर देती हूँ 9
गुना 9 माइनस 2, यानी कि 81 में जमा करूंगी 9 गुना 7, जो कि 81 जमा 63 हो जाता है, और ये मेरे पास 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा तर्क जो है वह कुछ इस प्रकार से होगा, लिख लेते हैं। आपका तर्क रहेगा कि पहली संख्या का स्क्वायर, उसमें मैं पहली संख्या गुना पहली संख्या में से जब 2 माइनस किया जाएगा, उसके बाद मेरे पास मेरी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए अब पहले विकल्प देखते हैं कि यहाँ पर 5 का जो विकल्प है, 5 का किस पद से संबंधित रहेगा वो देख लेते हैं। 5 मेरा पहली संख्या है, तो 5 का स्क्वायर जमा 5 गुना 5 माइनस 2, यह रहेगा 25, जमा 5 गुना 3, जो कि रहेगा 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए, यानी कि ऑड वन आउट का चयन कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए मुझे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करना होगा। यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, क्योंकि हर पेपर में इस टेबल के ऊपर आधारित 4 से 5 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो ध्यान से नोट कीजिएगा। अभी ये टेबल बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इनको स्थानांक दे देते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं। हमारे पास है जी एल और ई। जी का स्थानांक 7 है, एल का 12 है, ई का 5 है। तो यहाँ पर माइनस नहीं, जमा 5 हो रहा है, और यहाँ पर -7 हो रहा है। तो ये आपका ए विकल्प है। बी विकल्प में आर यू पी। आर है 18 नंबर पर, यू 21 पर, और पी 16 पर। तो अगर मैं इसमें 3 जमा करती हूँ और यहाँ पर 5 घट रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टी वाई आर, टी वाई आर, और डी है एच एम और एफ। तो टी का स्थानांक कितना है? 20, वाई का 25, इसका 18, यहाँ पर जमा 5 और यहाँ पर -7 हो रहा है। अब एच का स्थानांक है आपका 8, एम का है 13, एफ का है 6। तो इसमें जमा 7 और यहाँ पर जमा 5 -7। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जमा 5 -7, यहाँ पर भी जमा 5 -7, जमा 5 -7। केवल बी विकल्प है जो इस पथ का अनुसरण नहीं कर रहा, तो ये हमारी विषम युग्म है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो ये आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें आपने देखना है कि कौन सा तर्क स्थापित हो रहा है, और उसके हमने हमारा बीच वाला जो युग्म है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर आएगा, संख्या आएगी, उसका ज्ञात करना है। तो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर पहला है 8 और 36, दूसरा है 12 और 76। यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको तर्क का ज्ञान होगा, जो कि इस प्रकार है कि पहली संख्या में मैं उसका आधा गुना कर दूंगी और उसमें मैं 4 को जमा कर दूंगी, तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 8 इंटू 4 जमा 4, 32 जमा 4, ये हो गया 36, जो कि मेरी
दूसरी संख्या है। इसी प्रकार 12 गुना 12 का आधा 6 जमा 4 जो कि 72 जमा 4 यानी कि 76, यानी कि ये मेरी दूसरी संख्या। इसका मतलब मुझे मेरा तर्क जो है वो मिल गया है कि पहली संख्या को उसके आधे से मैं गुना कर दूंगी, उसमें 4 को जमा कर दूंगी, मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास निकालना था 6 किससे संबंधित है, तो 6 गुना इसका आधा जमा 4, 18 जमा 4 ये मुझे देगा 22, जिसको देखते हुए सी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में वह संख्या चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आपको दी गई श्रृंखला इस प्रकार है: 456, 444, 420, 384, 336 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ से यहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पर -12 हो रहा है, यहाँ पर -24 हो रहा है, यहाँ पर -36 हो रहा है और -48। अब देखिए यहाँ पर 12 का पहाड़ा चल रहा है। जैसे यहाँ पर -12 हो गया, यहाँ पर भी -12 हो गया, -12, इस प्रकार यहाँ पर भी -12, जिसको देखते हुए यहाँ पर -60 हो जाएगा। और 336 में से जब मैं 60 को माइनस करूंगी तो 276 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 276, जिसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वह है फर, पशु और लकड़ी। देखिए अ, फर, फर क्या होता है? जैसे जानवरों की त्वचा के ऊपर फर होती है, जिसको हम कहते हैं घने बाल, जो जानवरों की त्वचा के ऊपर होते हैं, जो उन्हें सर्दी से बचा कर रखते हैं। तो फर किसकी होती है? फर पशुओं की होती है। फर जो है वह किसका सबसेट हो जाएगा? पशु का। और यहाँ पर है लकड़ी। पशु, फर और लकड़ी में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, जिसको देखते हुए मेरा नहीं, सी नहीं, माफ कीजिए, ये वाला डी विकल्प ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि ये आपका बीच वाला जो है ये फर हो गया, और पशु, कुछ पशुओं की फर होती है, सब पशु फर वाले नहीं होते। और ये है आपकी लकड़ी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक कूट भाषा में तान्या को इस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है और राहुल को इस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में मोहित को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें हमारा वही अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा की हुई है। तो उस टेबल को देख लीजिए ध्यान से। ये प्रश्न में भी हम उस टेबल का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहला शब्द है तान्या। अब यह कूटबद्ध किया गया है BUBZO में। टी का स्थानांक जो है वो 20 होता है, ए का 1 होता है, 14, 26 नहीं 25 और 1। बी दूसरे स्थान पर होता है, यू 21, 2, 26 और 15। अब यहाँ पे देखिए ये 20 और 21 है, यहाँ पर मैंने जमा 1 कर दिया और यहाँ पर भी जमा 1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने जमा 1 किया, यहाँ पर भी जमा 1 और यहाँ पर भी जमा 1। यानी कि पहले दो अल्फाबेट्स में क्रॉस में चलेंगे और आखिरी के 3 अल्फाबेट्स अलग से क्रॉस में चलेंगे। तो देखिए दूसरा विकल्प भी दूसरा जो है आपको दिया गया उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है राहुल, RAHUL। आर का स्थानांक होता है 18, इसका 1, एच का 8 और यू का होता है 21, एल का होता है 12। तो ये जमा 1 किसमें होना चाहिए? 19, 19वां स्थान एस का होता है और दूसरा स्थान बी का होता है। तो ये देखिए BS, आगे जमा 1, यहाँ पर 9 जमा 1 13 जमा 1 22। जी, तो यहाँ पर 13वां स्थान होता है M का और 22वां स्थान होता है
बी का 9वां स्थान आई का रहता है, तो ये है BSMVI। ये देखिए BSMVI, यानी कि मेरा पथ बिल्कुल सही है। इसको देखते हुए देखते हैं मोहित का फुट पद क्या होगा। तो MOHIT। एम का स्थानांक होता है 13, ओ का होता है 15, 8, 9 और टी का होता है 20, जमा 1, जमा 1। यहाँ पर 14, 14वां स्थान एन का, और यहाँ पर 16, 16वां स्थान पी का होता है। तो पहले दो जो अल्फाबेट्स हैं वो है पी और एन। इसी प्रकार आई नहीं, एच। एच में एक जमा किया तो मेरे पास 9 आ गया, 9वां स्थान आई का है। 21, क्योंकि जमा एक किया तो 21 आ गया, 21वां स्थान यू का है। अब यहाँ पर भी जमा एक किया 10, 10वां स्थान है जे का। तो PNUJI, दोबारा से लिख लेते हैं, PNUJI। ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। कथन है कि x जो है वो u से छोटा है, u f के बराबर है, f r से बड़ा है जो कि r p से बड़ा या बराबर है, p t से छोटा है जो कि आगे w से छोटा है। तो इस दिए गए कथन के अनुसार पहला निष्कर्ष है कि x जो है वो t से छोटा है। यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है x u से छोटा है जो कि f के बराबर और f r से बड़ा है, जो कि p से बड़ा या बराबर है और वो t से छोटा है। तो यहाँ पर x और t में कोई भी निश्चित संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो हम निश्चित तौर पर कथन निष्कर्ष ए को सत्य नहीं मान सकते, तो हम इसको असत्य ही मानेंगे। दूसरा, r w से बड़ा है, ये भी असत्य है, क्योंकि r जो है वो p से बड़ा या बराबर है जो कि t से छोटा है, और फिर वो W से छोटा है। तो R और W के बीच में कोई भी निश्चित संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। इसको देखते हुए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर है आपका प्रश्न चिन्ह, तो देखते हैं। 102, 100, प्रश्न चिन्ह 9 और 112। यहाँ से यहाँ जाने में मैंने 2 को घटाया है। यहाँ से यहाँ का मुझे नहीं ज्ञात, ना ही यहाँ से यहाँ का ज्ञात है, बट यहाँ से यहाँ जाने में मैंने 16 को जमा किया है। तो देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर जमा 16 है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से करूँ, अगर यहाँ पर 4 जमा हो जाए तो, और जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, 6 को जमा किया है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी 6 को जमा कर दूं और इन दोनों के बीच में भी फिर 6 को जमा कर दूं। देखिए 4 और 6 यहाँ पर जमा 10 रहेगा इन दोनों में, और 10 और 6 16। तो इसके अनुसार ये बिल्कुल सही अनुसरण है। यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, जिसमें 6 को ऐड करूँगी तो +4 हो जाएगा, तो यानी कि ये संख्या मेरी 104 रहेगी, जिसको देखते हुए तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 10। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जमा है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 7 भाग 20 माइनस 5 गुना 2 जमा 2, यह किसके बराबर होगा? तो इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। जो भाग है वह प्लस में अवतरित होगा, यहाँ पे जमा 20 गुना, क्योंकि माइनस गुना में चेंज हो रहा है, तो गुना 5 भाग 20 माइनस 2। अब बॉड मास के अनुसार सबसे पहले सॉल्व होती हैं ब्रैकेट्स, फिर ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन।
तो इन दोनों को भाग करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा 7 जमा 20 गुना 0.25। जी, ये हो जाएगा यहाँ पर -2। तो अब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, ये हो जाएगा 7 जमा 5 -2 और 12 -2 यानी कि 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 10। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन-सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह है, चलिए इसको लिख लेते हैं। 482, 524, 576, प्रश्न चिन्ह 710 और 792। तो यहाँ से यहाँ जाने में आप देखेंगे कि आपको जमा 42, जमा 52, यहाँ से जहाँ जाने में जमा 82। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ से यहाँ जमा 62 और जमा 72। तो 576 में जब मैंने 62 को जमा किया तो मेरे पास आएगा 678, जिसको देखते हुए चौथा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। एक निश्चित कोड भाषा में कंट्री को इस प्रकार से और पीपल को इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी भाषा में हाइवो को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम हमारे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे। इस टेबल के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। कंट्री, COUNTRY। तो कंट्री में सी का कोड रहता है 3, ओ का रहता है 15, यू 21, 14, ये 20 होता है, 18 और 25। अब ये किसमें अनुसरित हो रहा है, देख लेते हैं। 3, अच्छा ये सेम ही आ गई आपके पास। ये 3, इसका ये 15, 21, 14, 20, 18 और 25, यानी कि इनके स्थानांक ही लिखे हुए हैं। इस प्रकार पीपल का स्थानांक रहेगा PEOPLE। पी का स्थानांक होता है 16, 5, 15, 16, 12 और 5। इसको देखते हुए ये देखिए, ये सेम आपका जो कूट भाषा में है इस प्रकार में लिखा जाएगा। इसी प्रकार हाईवे को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये रहा आपका हाईवे, HIGHWAY। एच का स्थानांक है 8, आई का है 9, 7, 8, 23, 1 और 25। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अब इसका हाईवे का जो कूट भाषा में हाईवे को लिखा जा सकता है 8, 9, 7, 8, 23, 1, 25, जिसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term. Then अब इस दिए गए प्रश्न के अनुसार इस दिए गए प्रश्न में यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कुछ रिलेशन है और इन दोनों टर्म्स में भी वही संबंध है। इसको देखते हुए आपको यह ज्ञात करना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, आपको युग्म दिया है 6 और 74, 6:74 और दूसरा है आपके पास 5:52। तो अगर मैं देखूँ इसको 6 में अगर मैं 6 को ही गुना कर देती हूँ, जो आपको स्थान दिया हुआ है उसमें मैं 6 को गुना कर देती हूँ और फिर उसी का मैं स्क्वायर कर देती हूँ। और उसमें मैं फिर 2 को जमा करती हूँ। तो देखिए मेरे पास 36 और 2 जो कि 74 देगा मेरा दूसरा अंक। इसी प्रकार से अगर मैं 5 में 5 गुना करती हूँ और उसका स्क्वायर करके फिर 2 जमा कर देती हूँ। 25, 25, 2 यानी कि 52 जो कि मेरी दूसरी संख्या है। अब इसी प्रकार 9 और
प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 गुना 9 जमा 9 का स्क्वायर जमा 2, यानी कि 81 जमा 81 जमा 2, जो कि आपको देगा 162 जमा 2 164 रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में शब्द जो होते हैं वे ए टू जेड के क्रम में रहते हैं, यानी कि सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, डी, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर सबका जो पहला अल्फाबेट है वो एस है और दूसरा अल्फाबेट जो है वो ए है। तो एस और ए तो हमारे, हम इनको काट देते हैं। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट अल्फाबेट एल है, एन है, इसका एल है, इसका एल है, इसका टी है और इसका भी एल है। इसको देखते हुए सबसे पहले देखिए 3 शब्द मेरे पास आ गए जिनमें एल है। ये 3 शब्द ऐसे आ गए जिसमें एल है, यहाँ पर आगे ए है, यहाँ पर भी आगे ए है, यहाँ पर आगे टी है। अब ए के बाद यहाँ पर डी है और ए के बाद यहाँ पर एम है। इसको देखते हुए ये मेरा पहला शब्द होगा, ये मेरा दूसरा शब्द होगा और ये मेरा तीसरा शब्द होगा। पहला शब्द आपका रहेगा सैलेड, जो कि दूसरा था, आई मीन दूसरी जगह पर था। और उसके बाद तीसरी जगह का सलामी और उसके बाद 5वीं जगह का सॉल्टी रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एन है, एन पहले आता है, टी बाद में आता है शब्दकोश में। इसको देखते हुए फिर उसके बाद अगला होगा सैंडविच और अंत में आपके पास रहेगा सैट्रल, जिसको देखते हुए सही क्रम बनता है 2 3 5 1 4 और ये है आपका पहला विकल्प। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 15। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रश्न इस आस्ट्रिक साइन को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। तो इन दोनों में यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो आस्ट्रिक साइन्स हैं उनको इनमें से कौन सा विकल्प रिप्लेस करेगा। तो लिख लेते हैं इसको। पहले हमारे पास है ये। अब पहले विकल्प को चुनते हैं। पहले विकल्प को चुनने के बाद आपके पास समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। 88 जमा 44 भाग 22 माइनस 66 गुना 99। तो इन दोनों को आपस में भाग करने के बाद ये 2 गुना 99, इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद आशा करती हूँ आपको ज्ञात होगा कि मैं बॉड मास के रूल का अनुसरण कर रही हूँ, जो आपको कहता है कि पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर अंत में सब्ट्रैक्शन को यूज किया जाएगा। तो 88 जमा 2 माइनस 6 5 3 4, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 90 माइनस 6 5 3 4, ये आपको देगा माइनस 4 6444, जो कि 251 नहीं है। तो पहला विकल्प मेरा गलत है। आगे चलते हैं बी विकल्प पर। तो बी विकल्प में इस समीकरण का किस में बदल जाएगा, ये होगा 88 जमा 44, माफ कीजिए 88 भाग 44 जमा 22 माइनस 66 गुना 99। अब सबसे पहले इन दोनों को भाग करते हैं। 2 जमा 22 माइनस इन दोनों को गुना करने पर मेरे पास आएगा 6 5 3 4, 24 माइनस 6 5 3 4, जो कि रहेगा माइनस 6510, जो कि 251 नहीं है। तो बी भी मेरा गलत विकल्प है। तो सी ऑप्शन में यहाँ पर चिन्हों को बदलने के बाद ये हो जाएगा 88 जमा 44 जमा 22 माइनस 66 गुना 99। यह बराबर होना चाहिए 251 के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 88 जमा 44 जमा 22 माइनस 6 5 3 4, तीनों को जमा कर लेते हैं। 154 माइनस 6534, ये होगा माइनस 6380, जो कि
251 के बराबर नहीं है, तो इसको देखते हुए डी भी सी भी गलत है। तो अब आखिरी उम्मीद के पास चलते हैं, ऑप्शन डी के पास। अब ये हो जाएगा आपके पास, ये समीकरण आएगा 88 माइनस 44 भाग 22 जमा 66 जमा 99, यह 251 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। 88 माइनस 2 जमा 66 जमा 99। अब इसको इसको और इसको, इन तीनों को मैं जमा कर लेती हूँ, तो मेरे पास 253 माइनस 2, जो कि मुझे देगा 251। यानी कि मेरा डी ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ एल ओ का पिता होगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए हम पहले दो टेबल्स की बात करेंगे। एक तो हम वंश वृक्ष की बात करेंगे। वह कहता है कि एक सर्कल महिला को दर्शाता है, एक चतुर्भुज पुरुष को, दो लाइंस विवाहित जोड़े को, सिंगल लाइन जो है वह भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई, और स्ट्रेट लाइन अगली पीढ़ी को दर्शाता है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारे पास है कि एट का अर्थ पुत्र है, एंड का अर्थ बहन है, माइनस का अर्थ माता, और क्रॉस का अर्थ पति है। तब अब हमें क्या दिया गया है कि एल ओ का पिता है। एल ओ का पिता है, जांच को ज्ञात करने के लिए विकल्पों की जांच करते हैं। सबसे पहला विकल्प उठाते हैं, तो ए में एल एंड एम क्रॉस एन एट ओ, इसका इसमें एल एंड एम का अर्थ है कि एल एम की बहन है, और एम क्रॉस एन, इसका अर्थ है एम एन का पति है। एन एट द रेट ओ, इसका अर्थ है एन ओ का पुत्र है। तो अभी हमें पता क्या करना है कि एल ओ का पिता है। तो ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि एन एक ही समय पर, इसके अनुसार एन एक ही समय पर पुरुष और जो एन एक ही समय पुरुष और महिला, यह दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है। यहाँ पर दिया गया है कि एन एम एन का पति है, मतलब एन एक महिला है, और यहाँ पर एन को पुत्र बनाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक ही टाइम पर एन पुरुष और महिला नहीं हो सकते। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन आपको कहता है एल क्रॉस एम माइनस एन एंड ओ। इसको देखते हुए सबसे पहले एल क्रॉस एम, इसका अर्थ है कि एल एम का पति है, और एम माइनस एन का अर्थ है कि एम एन की माता है। अतः ये कहा जा सकता है इन दोनों को मिलाकर कि एल एन का पिता है। अब एन एंड ओ, इसका अर्थ है एन ओ की बहन है, अतः ओ का पिता भी एल है। तो इसके अनुसार चलिए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले एल एक पुरुष है जो कि एम का पति है, एम एक महिला है, एम की पुत्री एन है, और उसका भाई ओ है। इसका मतलब यहाँ पर एल ओ का पिता है। तो यहाँ पर हमें हमारा उत्तर मिल गया है कि दूसरा विकल्प हमारा सही है। चलिए सी और डी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहती है एल क्रॉस एम माइनस एन क्रॉस जीरो। तो एल क्रॉस एम
इसका अर्थ है कि L M का पति है, M माइनस N का अर्थ Mn की माता है, और N क्रॉस O का अर्थ है कि N O का पति है। तब यहाँ पर अब फैमिली ट्री यहाँ पर भी बना के देखते हैं। इसके अनुसार L एक पुरुष है जो कि M का पति है, जिसका पुत्र N है और वह O से विवाहित है। तो यहाँ पर L और O, L O का ससुर है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी, यहाँ पर था L at M माइनस N एंड O। इसका मतलब L at M, इसका अर्थ है कि L M का पुत्र है। M माइनस N का अर्थ M N की माता है, और N एंड O का अर्थ है कि NO की बहन है। तो इसका फैमिली ट्री कुछ इस प्रकार रहेगा। M एक महिला है जो कि यहाँ पर L उसका ये, और ये इस प्रकार से। तो ये इसका फैमिली ट्री बन गया। यहाँ पर L और O क्या हो जाएंगे? ये दोनों भाई हो जाएंगे। तो ये भी विकल्प भी मेरा गलत है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा A, C और D तीनों गलत हो गए, और ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर ये आकृति आपको दी गई है, आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज रहे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां 9वां 10 और 11। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रहा आपका 12 13 14, और ये बड़ा वाला 15वां, ये 16वां, और ये 17वां हो जाएगा, ये 18वां हो जाएगा। इस प्रकार ही ये वाला, ये ये वाला जो है ये 19वां हो जाएगा। तो इस प्रकार इस त्रिभुज, इस पूरे के पूरे फिगर में, आकृति में 19 त्रिभुज थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 18। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस आकृति को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये और ये और ये काफी आसान थी ये। तो मैंने क्या बनाया, अभी एक बार दोबारा से बना लेते हैं। मैंने बनाया ये ये इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे। अच्छा, इसको भी पूरा करना था, तो ये भी रहेगा। ये आकृति मैंने बनाई है। अब ये देख लेते हैं कि ये किसके साथ मेल खा रही है। ये ए के साथ नहीं, ये बी के साथ मेल खा रही है, ए सी, और डी के साथ ये मेल नहीं खाती है। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा समूह आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही उपयोग करेंगे। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की हुई है। ये टेबल एक बार दोबारा से बना लेते हैं। ABCDEFGHIJKL और MNOPQRSTUVWX
y और z। स्थानांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ए बी डी जी, ए बी डी और जी। यह परिवर्तित होता है बी सी ई और एच। आगे है प्रश्न चिन्ह, उसके आगे आपको दिया गया है डी ई जी जे, डी ई जी जे, जो कि आगे चेंज होता है ई एफ एच के पर। तो चलिए इन सब के स्थानांक लिख लेते हैं। या मैं स्थानांक भी मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है। ए के बाद +1 बी, दूसरा यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, +1 +1 +1 और +1। उसको देखते हुए, यानी अगर मैं यहाँ पे करके देखती हूँ तो C+1 D आता है, यहाँ पर D+1 E आता है, ये भी सही है। और E में ए क्या जोड़ देती हूँ तो F आता है, तो उसमें +1 करूंगी तो G आता है। इधर भी +1 पे I और J। तो ये रही मेरी श्रृंखला, ये रहा मेरा CDFI। CDFI रहता है ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको है पहले में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, एडिशन माफ कीजिए गुना और घटाव, और जमा और घटाव। तो देखते हुए हम इन सबको ऑप्शंस में फिल करते हैं। पहले विकल्प के अनुसार अगर मैं इसको प्रतिस्थापित करती हूँ तो ये बन जाएगा 42 - 7 भाग 64 जमा 11 गुना 6। बॉडमास कहता है कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 42 - 0.1 11 गुना 6, 42 माइनस ये जमा 66। इन दोनों को जमा कर देंगे तो मेरे पास इन दोनों को 108 माइनस 0.1 जो कि बराबर रहेगा 107.9, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो मेरा ए विकल्प गलत है। बी की तरफ चलते हैं। बी में हो जाएगा 42 भाग 7 माइनस 64 गुना 11 जमा 6। तो ये दोनों में 6 आ जाएगा, -64 जमा 11 गुना 6, 6 माइनस 64 जमा 66। और इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास, माफ कीजिए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई थी, मैंने गलती से गुना कुछ जमा लिख दिया था। तो ये हो जाएगा 64 को 11 से अगर मैं गुना करूंगी तो मेरे पास 704 आएगा जमा 6। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, 12 माइनस 704 जो कि देगा -692, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो दूसरा विकल्प भी मेरा गलत हो गया। आगे चलते हैं तीसरे विकल्प पर। ये हो जाएगा 42 भाग 7 गुना 64 जमा 11 माइनस 6, इन दोनों को भाग करने पर 6 गुना 64 जमा 11 माइनस 6, इन दोनों को गुना करने पर मेरे पास 384 जमा 11 माइनस 6 आएगा। और ये होगा 395 माइनस 6 जो कि 389 होगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो सी भी मेरा गलत विकल्प है। आगे चलते हैं डी की तरफ। 42 भाग 7 माइनस जमा 64 माइनस 11 गुना 6, इन दोनों को करने पर 6 जमा 64 माइनस 11 गुना 6, 6 जमा 64 माइनस 66, 70 माइनस 66 जो कि 4 रहेगा। तो ये है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन डी। ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 21, 3 कथन और उसके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लें कि कौन-सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला तर्क कथन यह है, कुछ दीन दूरबीनें पेरिस्कोप हैं। तो कुछ दूरबीन, यहाँ पर दूरबीन है और दिया गया है कि कुछ दूरबीनें जो है वह पेरिस्कोप हैं, पेरिस्कोप। कुछ दूरबीनें पेरिस्कोप हैं, आगे दिया हुआ है कुछ दूरबीनें सूक्ष्मदर्शी हैं, कुछ दूरबीनें बहुरूपदर्शक हैं। तो कुछ दूरबीनें सूक्ष्मदर्शी हैं और कुछ जो है वह बहुरूपदर्शक हैं। तो इन कथनों के आधार पर सबसे पहला निष्कर्ष आपके पास है, कुछ बहुरूपक दूरबीन हैं, यह सत्य है। क्योंकि कुछ दूरबीन बहुरूपक है, ये हमें दिया हुआ है। आगे दूसरा वाला, कुछ सूक्ष्मदर्शी बहुरूपदर्शक हैं, यह असत्य है। क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी और बहुरूपदर्शक के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया गया, तो हम प्रत्यक्ष रूप से कथन निष्कर्ष 2 को सत्य नहीं मान सकते। तीसरा निष्कर्ष, कुछ सूक्ष्मदर्शी दूरबीन हैं, यह सत्य है। क्योंकि कुछ दूरबीन सूक्ष्मदर्शी हैं, तो कुछ सूक्ष्मदर्शी दूरबीन भी हैं। तो इसके अनुसार हमारे तीनों निष्कर्ष जो हैं वह सही हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर, माफ कीजिए एक गलती यहाँ पर, ये सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। तो इसको देखते हुए पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं और ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। 9 व्यक्ति अजय, राहुल, वीना, अजीत, कोमल, पवन, अंकित, आदित्य और कौशल एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। राहुल बीना की दाएं ओर से चौथा है, कोमल आदित्य के बाएं से दूसरे, अजय के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो अजीत के बाएं से पांचवें स्थान पर है। अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आदित्य दाएं छोर पर बैठा है, पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसके अनुसार राहुल का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर हमें 9 व्यक्ति दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया है 9 व्यक्तियों के बारे में, सबसे पहली कथन आपको जो दी है वह कुछ इस प्रकार है कि राहुल बीना के दाएं से चौथा है। तो यहाँ पर राहुल, अगर राहुल यहाँ पर है और यहाँ पर बीना है, तो उसके दाएं से चौथा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 लोग और आ रहे हैं। आगे आपको दिया हुआ है कोमल आदित्य के बाएं ओर से दूसरी और अजय के दाएं से चौथी है यहाँ पर। तो इसके अनुसार अब यहाँ पर ले लेते हैं हम कोमल अजय के आदित्य के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो आदित्य अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कोमल, इन दोनों के बीच में एक इंसान है और अजय के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो अगर अजय यहाँ पर बैठा हुआ है तो 1, 2 और 3 लोग और बैठे हैं अजय और कोमल के बीच में। आगे आपको दिया हुआ है कि अजय अजित के बाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। तो अजय अजित के बाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। इसके अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट एक बार दोबारा देख लें, 1, 2, 3, 4, 5 जी, यहाँ पर अजीत है। अजय अजित के बाएं से पांचवें स्थान पर है। अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए इसको भी ध्यान में रखते हैं। आगे दिया हुआ है कि आदित्य दाएं छोर पर बैठा है, पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इन दोनों को हम ध्यान में रखते हैं, अजय बीना का और पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे आपको दिया हुआ है कि सबसे दाहिने छोर पर आदित्य बैठा हुआ है। तो आदित्य सबसे दाहिने छोर पर बैठा है, इसका मतलब ये यहाँ पर हो गया है। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेती हूँ और इसको भी जोड़ती हूँ कि अजय बीना का पड़ोसी नहीं है, राहुल पवन का पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर आदित्य यहाँ पर बैठा हुआ था और उसके इधर बैठा हुआ था
अ, ये अजित और यहाँ पर है कोमल। तो ये पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, इधर की तरफ दायाँ है, ये तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, बट एक चीज़ मुझे दी हुई है, ये कोमल हो गई, ये अजय और ये बीना। ये बीना सबसे इधर है और 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो यहाँ पर कोमल हो गई और इसके अनुसार बीना यहाँ पर है, तो राहुल है यहाँ पर। 1 मिनट। जी, यहाँ पर 3 लोग थे, क्योंकि बीना यहाँ पर दिया हुआ है, राहुल बीना के दाएँ से चौथा है, तो इसका मतलब इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बीना है, तो यहाँ पर है राहुल, और कोमल के इधर की तरफ यहाँ पर अजय है। अब दिए गए प्रश्न में आपको दिया गया है कि अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अजय तो यहाँ पर वैसे भी था इसके अनुसार। अब दूसरा आपको दिया है कि पवन राहुल का पड़ोसी नहीं है, तो पवन ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि पवन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये 2 संख्याएं, ये 2 जगहें किसकी हैं, ये ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार केवल 2 स्थान बच रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 स्थान बच रहे हैं, जो राहुल के निकटतम पड़ोसी हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में दिए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने के बाद केवल कौशल और अंकित बचते हैं। कौशल और अंकित बचते हैं। इन 9 लोगों की बैठने की अंतिम व्यवस्था क्या रहेगी कि ये पहले आदित्य, फिर अजीत, फिर कोमल। अब यहाँ पर कौशल या अंकित आ सकते हैं। यहाँ पर राहुल हो गया, ये आपकी चौथी जगह पर कौशल या अंकित आ सकते हैं। 5वें स्थान पर राहुल है, छठे स्थान पर भी कौशल या अंकित दोनों में से कोई एक आएगा। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये 7वां, 8वां और ये 9वां स्थान है। तो इसके द्वारा देखते हैं पूछा क्या गया है कि राहुल का निकटतम पड़ोसी कौन है? राहुल का निकटतम पड़ोसी या तो कौशल या अंकित हो सकते हैं, जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अपने वही अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे। तो इस टेबल के अनुसार देखते हैं, यहाँ पर इस टेबल में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि पेव, ये बदलता है एफ एक्स डी टी में, और फिर ये है आपके पास ए एक्स एल ई एफ एन ए ई में बदलता है। अब देखते हैं, इनके स्थानांक देख लेते हैं। पी है आपका 16वें नंबर पे, ये पहले नंबर पे, वी है 22, ई है 5, 6, एक्स 24 पर, ये 4 पर और ये 20 पर, ए 1, और यहाँ पर एक्स जो है वह 24 रहता है, एल जो है वो 12 रहता है। सो अब यहाँ से यहाँ पर अगर मैं इसको देखती हूँ, तो अगर ये पी जाता है इधर, ये 16 और ये 20, यहाँ पर जमा 4 होता है, यहाँ पर जमा 3, जमा 2 और इधर जमा 1। तो यहाँ पर मेरा तर्क रहेगा जमा 4, जमा 2, जमा 3, जमा 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी जमा 4, जमा 3, जमा 2 और जमा 1। इसी तर्क के साथ चलते हुए चलिए देखते हैं ब्रू, जो मेरे पास शब्द दिया हुआ है, इसका कूट क्या होगा। तो ब्रू, बी आपका दूसरे स्थानांक पर है, और 18वें स्थानांक पर है, ई 5वें पर है, और डब्ल्यू जो है वह 23वें स्थानांक पर है। यहाँ पर मैंने जमा 4 किया है, और यहाँ पर जमा 3, जमा 2 और जमा 1।
ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, 21 और 7। तो इसको देखते हुए 24वाँ स्थान x का होता है, 7वाँ स्थान g का होता है, u और यहाँ पर f। x, g, u, f इस प्रश्न का सही उत्तर है। x, u, g, f ये आपका x, g, u, f जी। तो ये आपका तीसरा विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। इस प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन-सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन आपके कुछ इस प्रकार है, कुछ ईंटें धातु हैं। इस जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, इस प्रश्न में भी हम इसको करने के लिए वेन आरेख का प्रयोग करेंगे। तो दिया हुआ है कुछ ईंटें जो है वह धातु हैं। कुछ ईंट आपकी धातु हैं और अब आपको दूसरा निष्कर्ष कुछ धातुएँ चमकदार हैं। कुछ धातुएँ चमकदार हैं, कोई चमकदार वस्तु तैर नहीं सकती है। तो तैर नहीं सकती, इन दोनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब दिए गए निष्कर्ष के हिसाब से सबसे पहला कुछ धातुएँ तैर सकती हैं, यह असत्य है। क्योंकि सभी धातुएँ चमकदार होती हैं और कोई भी चमकदार वस्तु तैर नहीं सकती, अर्थात कोई भी धातु तैर नहीं सकती, तो पहला निष्कर्ष आपका असत्य यानी कि गलत है। दूसरा कोई ईंट तैर नहीं सकती, यह भी आपका असत्य है। ईंट और तैरने के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया गया, इसलिए यह संभव हो भी सकता है और पर ये निश्चित नहीं है। आगे कुछ ईंटें चमकदार होती हैं, यह सत्य है क्योंकि यह सत्य है। कुछ ईंटें धातु होती हैं और सभी धातुएँ चमकदार हैं, इसलिए ईंट का वह भाग जो धातु है, वह चमकदार भी होगा। इसको देखते हुए मेरे पास सिर्फ़ तीसरा निष्कर्ष ही जो है, वह सही है और केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। यह है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 नीचे दिए गए कुछ कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। भले ही वह ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, सभी निष्कर्षों को पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन-सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन आपका है कुछ कार्य नौकरी हैं। कुछ कार्य नौकरी है। कोई भी नौकरी एक कर्तव्य नहीं है। कोई भी नौकरी एक कर्तव्य नहीं है। अब निष्कर्ष पहला, कोई कार्य, सभी कर्तव्य नहीं हो सकते। यह असत्य है क्योंकि कुछ कार्य नौकरी है और कोई नौकरी कर्तव्य नहीं है, इसका निष्कर्ष यह है कि कुछ कार्य कभी भी कर्तव्य नहीं हो सकते। दूसरा, कुछ कार्य कर्तव्य हैं, यह भी असत्य है क्योंकि कार्यों और कर्तव्यों के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया गया। कुछ कार्य कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। अतः ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 26 प्रिंस बिंदु ए से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह दाएँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएँ मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए अब कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए? देखिए, प्रिंस बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है? ए से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। दिशाओं की बात करें, तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर नॉर्थ, साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण, यहाँ पर आपका ईस्ट और वेस्ट यानी कि ये पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले ए जो है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पर मान लेते हैं ए ने शुरुआत करी है। अब वह 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब वो दाएँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसने दाएँ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला नीचे की ओर।
फिर वह वहाँ से दाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो दाएँ मुड़ कर ये इधर की तरफ जाएगा जो कि उसने तय की गई दूरी है उसकी लगभग 5 किलोमीटर्स। आगे वह दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वो दाएँ मुड़ा है और 8 किलोमीटर चला है। अंत में वह बाएँ मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर्स चलता है। इस प्रकार यहाँ पर बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब उसे कितना दूर और किस दिशा में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये पूरा का पूरा आपका 8 था और यहाँ से ये 3 निकल गया। इसका अर्थ होगा कि ए बी की दूरी क्या रहेगी, 8 माइनस 3 यानी कि 5 किलोमीटर। अब वो किस दिशा में जाएगा ए तक जाने के लिए? वो नीचे की दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर वो जाएगा, तो वो ए के साथ दोबारा मिलान कर सकेगा और ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 27 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, छठी संख्या 5वीं से संबंधित है। तो यहाँ दिए गए प्रश्न में यहाँ पर ये 2 संख्याओं में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों में है और वही संबंध इन दोनों में है। हमें तर्क का अनुसरण करना है और फिर ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। चलिए लिख लेते हैं, पहली है 17 और माइनस 153 और यहाँ पर है 21 और 189 और यहाँ पर -13 के साथ क्या आएगा? तो कुछ तर्क जो इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं पहली संख्या को यहाँ से यहाँ पे जाऊँगी, तो पहली संख्या में अगर मैंने गुणा किया -9 तो मेरे पास दूसरी संख्या आ गई जो कि है -153। इसी प्रकार अगर -21 में -9 को मैंने गुणा किया तो मेरे पास 189 आएगा। -13 में इसी प्रकार -13 में अगर मैं -9 को गुणा करूँगी तो मेरे पास 117 आएगा। जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 28 दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न के चिन्ह पर कौन-सा अक्षर समूह आएगा? तो इस प्रश्न को हल भी हम अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल से करेंगे। ध्यान रखिएगा उस टेबल का। प्लेस वैल्यू टेबल ये मेरे ख्याल 5वां क्वेश्चन है जिसमें हम इस टेबल का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास है RJXU ये बदलता है ZAN और B में जो कि किसी जो श्रृंखला है उसमें बदला जाता है। आगे इसके है PITP जो कि बदलती है X, Z, J और W में। अब इनके स्थानांक देख लेते हैं सबके। ये 18 पर है, 10, 25, 21, 26, 1, 14, 2 P का स्थानांक होता है 16, 9, 20 और 16। X होता है 24 पर, 26 पर, ये 10 पर और ये 23 पर। यहाँ पर ये एक्स था जो ठीक है, मेरे को वाई लग रहा था वो। चलिए एनीवेज़ अब इसमें चलते हैं, अब हमें इसमें जो तर्क दिया गया है उसका ज्ञात करना है कि क्या रहेगा अगर मैं 18 से 26 की तरफ जाती हूँ तो यहाँ पर जमा 8 हो रहा है और यहाँ पर भी जमा 8 हो रहा है तो इसका अनुसार यहाँ पर भी जमा 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। तो 26 में जब मैं 8 जमा करती हूँ मेरे पास 8 ही आएगा जो कि एच का स्थान है। पहला शब्द, पहला अल्फ़ाबेट आपका। आगे 10 से जब मैं 1 में गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 से 1 पर उम, देखिए 10 से 1 और यहाँ से 9 से 26 तो यहाँ पे तो मैंने जमा 17 किया है, यहाँ पर भी अगर मैं जमा 17 करूँगी तो मैं 1 पर पहुँच जाऊँगी। क्योंकि 10 जमा 17 27 होता है और 26 के बाद पहला अंक जो है वो ए का रहता है। इसी प्रकार से जमा 17 जमा 17 और ए में जब मैंने 17 जमा किया तो मेरे पास 18 आया, 18वां स्थान आर का होता है, तो मेरे पास दूसरा अल्फ़ाबेट भी आ गया है। अब यहाँ पर माइनस आपका ये 24 है।
x का स्थानांक 24 होता है। यहाँ पर -10 हो रहा है, यहाँ पर भी -10 हो रहा है। इसके अनुसार यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर -10 रहेगा और 10 करने के बाद यहाँ पर 4 जो कि d का स्थान है। अब 21 से जब आते हैं इसके ऊपर 2 के ऊपर, तो यहाँ पर +7, यहाँ पर +7 और इसके अनुसार जब मैं यहाँ पर भी +7 और +7 करूँगी तो यहाँ पर आएगा 9, 9वाँ स्थान होता है I का। तो मेरे पास रहेगा HRDI, ये रहेगा अगली श्रृंखला। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 शहर बी शहर ए के पूर्व में है, शहर सी शहर बी के उत्तर में है, शहर डी शहर सी के पूर्व में है, ई डी के दक्षिण में, ए के संदर्भ में शहर ई का स्थान क्या है। सभी पदों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा, हमने पहले भी बात कर ली थी। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि शहर बी शहर ए के पूर्व में है। तो शहर बी शहर ए के पूर्व में है, शहर सी शहर बी के उत्तर में है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसके उत्तर में, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब डी सी के पूर्व में है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा, डी सी के पूर्व में है। अब ई डी के दक्षिण में है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। शहर ए के संदर्भ में शहर ई का स्थान क्या है, तो ये सब मेरे बन गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। अच्छा, शहर ए के संदर्भ में शहर ई का स्थान क्या है? यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो इसका मतलब देख हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ई शहर ए के पूर्व दिशा में है। तो जो चौथा विकल्प है वह मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से प्रश्न नंबर 30 उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से और चौथा पद तीसरे से संबंधित है। इसका अर्थ इन दोनों में कोई ऐसा संबंध है जो कि इन दोनों में भी है, उसी प्रकार इन दोनों में भी वही संबंध है। उसको देखते हुए आपको ये ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। इसमें भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आउट टू, WWP4 और AXE5, HZB25। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, जो 2 से 4 जाने में ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर ये 25 में ये 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार इसको देखते हुए 8ART7, इसका जब मैं अनुसरण करूंगी तो यहाँ पर ये रहेगा 7 का स्क्वायर जो कि होगा 49। तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर है आउट, OUT और यहाँ पर AX और E। आउट परिवर्तित होता है WW और B में, X परिवर्तित हो रहा है HZ और B में। अब O का स्थानांक होता है 17, U का होता है 21, 20, W का रहता है 23 और P का रहता है 16। इसी प्रकार इसका 1, इसका 24, 5, 8, 26 और 2। इसको देखते हुए देखिए यहाँ पर 16 है और ये 17 है। एक मिनट देख लें दोबारा से। वो 15 पर होता है, माफ कीजिएगा। तो ये जब यहाँ पर गया है तो यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पर +3 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ से +1 है, यहाँ पर +2 और +3। अब आगे इसका 1 और ये 18 और टी का स्थानांक 20 होता है। ए में मैं 1 जमा करूंगी, बी में मैं 2, आर में 2
और इसमें मैं 3 जमा करूँगी, तो ये बी आ जाएगा जो दूसरा है, 19वां स्थान रहता है टी। यहाँ पे 2 जमा हो रहा है तो 20 टी का, और यहाँ पर टी में 3 जमा होके 23 होगा, 23वां स्थान डब्ल्यू का है। तो ये बनेगा WTB 49, WTB 49, ये रहा मेरा पहला विकल्प, जो कि सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच बैठे हैं। ए और बीच के ठीक बाएँ और एच के दाएँ बैठा है। एच, ए और जी के बीच में बैठा हुआ है। एफ, जी के ठीक बाएँ और ई के दाएँ बैठा है। डी, ई, सी के बीच में बैठा हुआ है। सी, बी के ठीक दाएँ बैठा है और सी, ई के बीच कौन बैठा है यहाँ पर? तो देखिए, यह बैठक की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। ये सब एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बैठे हैं। तो ये रहा मेरा वर्गाकार मेज़। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 8। 8 लोग इस मेज़ के वर्गाकार कोनों में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए बी के ठीक बाएँ बैठा है और एच के दाएँ बैठा है। तो यहाँ पर ये जगहें हो गई जैसे वो बैठे हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दिया गया है कि ए बी के ठीक बाएँ बैठा है। यहाँ पर ए बैठा है और यहाँ पर हो गया आपका बी। एच के दाएँ बैठा है तो यहाँ पर आपका एच हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि एच ए और जी के बीच में बैठा है। एच ए और जी के बीच में बैठा है यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि एफ जी के बाएँ में बैठा है। तो एफ जी के बाएँ में बैठा है यानी कि एफ यहाँ पर बैठा हुआ है, और ई के दाएँ में बैठा है तो यहाँ पर मेरा ई हो जाएगा। आगे दिया हुआ है डीईसी के बीच में बैठा हुआ है, तो डीई के और सी के बीच में यानी कि यहाँ पे डी और यहाँ पर सी हो जाएगा। मेरे पास इन सबकी क्रमांक आ गई है कि ये किस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब प्रश्न क्या था? सी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? सी और ई के बीच में तो डी बैठा हुआ है। ये देखिए, पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 32। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी 7 मित्र हैं। इनकी लंबाई अलग-अलग है। तो इनको साथ-साथ ही उठा लेते हैं, एक-एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला आपको दिया हुआ है कि ए सी से लंबा है। तो यहाँ पर ए है जो कि सी से लंबा है। ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। ए सी से लंबा है। लेकिन बी से छोटा है, तो दूसरे के अनुसार बी ए से जो कि सी से लंबा है। अब सी एफ से लंबा है, सी एफ से लंबा है, लेकिन ए से छोटा है। बिल्कुल यहाँ पर सी एफ से लंबा है और ए से छोटा है। बी ए से लंबा है, जी बिल्कुल, लेकिन 2 व्यक्तियों से छोटा है। यानी कि यहाँ पर 2 व्यक्ति आएँगे इस स्थान पर। अब डी बी से लंबा है, ई सबसे लंबा नहीं है। तो यानी कि ई यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा। जी सबसे छोटा है। 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां स्थान बचता है, जो कि उसने बोला जी सबसे छोटा है, तो जी यहाँ पर आएगा। कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं? देखिए 4 व्यक्ति हैं जो सी से लंबे हैं, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 33। 24 अगस्त 1923 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न काफ़ी कम देखने में आते हैं, बट काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। सप्ताह के साथ के दिन की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। वर्ष कूट जमा महाकूट जमा शताब्दी कूट और जमा दिनांक संख्या माइनस अधिवर्ष कूट उम, बहुलक 7। बहुलक का अर्थ रहता है किसी संख्या को विभाजित करना, और
केवल उसका शेषफल रखना, विभाजित करना और केवल उसका शेषफल रखना। अब आपकी दी गई तिथि थी 24 अगस्त 1923। तो इसका वर्ष कूट कुछ इस प्रकार से है, वाई वाई जमा वाई वाई भाग 4 जी, इसका मॉड 7, यह बराबर है 23 जमा 23 भाग 4। अब उस नंबर को हम छोड़ देंगे, जिसको हम बोल दें, उस नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर रहेगा भाग 7। ये आ जाएगा आपके पास 23 जमा 5, ठीक है। इसको जब मैं 7 से भाग करूंगी तो मेरे पास, तो इसका शेषफल जो है वो शून्य रहता है, क्योंकि 7 जो है वो पूरी तरीके से 28 को भाज्य कर देता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास मेरा वर्ष कूट जो है वो शून्य आ गया है। अब यहाँ पर मेरा महाकूट अगर मैं देखूं, और मुझे क्या चाहिए, शताब्दी कूट चाहिए और दिनांक संख्या और अर्धवर्ष कूट। अब जो महाकूट है उसके लिए तालिका कुछ इस प्रकार से रहती है। जब मेरे पास जनवरी होता है और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ पर जनवरी, जनवरी को हम लेते हैं 0, इसका आता है 3 फरवरी का, और मार्च का भी 3, 6, 1, 4 और यहाँ पर भी 6, ये 2, ये 5, 0, 3। तो ये रहता है इसका इस प्रकार से। इस प्रकार यहाँ पर मेरा, क्योंकि माह कौन-सा था? मेरा माह था अगस्त, अगस्त का रहता है 2, तो माह का कूट रहेगा 2 यहाँ पर। अब रहता है शताब्दी का कूट। शताब्दी का कूट देखिए इस प्रकार से रहता है। तो 1700 शताब्दी जब चल रही होती है, 1800, 1900 और 2000, 2100, 22वीं शताब्दी और 2300। अब इसके अंदर 1700 के लिए 4 रहता है, कूट, शताब्दी कूट, और इसके लिए 2 रहता है, 0, 6, 4 और 2। तो इसको देखते हुए यहाँ पर शताब्दी कूट, क्योंकि मेरा 1923 था, तो शताब्दी कूट मेरा रहेगा 0, ठीक है? यहाँ पर शताब्दी शूट भी मेरा आ चुका है। अब यह एक अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष का कूट कितना रहता है? 1, यदि माह जनवरी या फरवरी होता है। यदि एक अधिवर्ष है तो अधिवर्ष का कूट 0 होता है, यदि जनवरी या फरवरी माह माह नहीं होता है। सभी साधारण वर्षों के लिए अधिवर्ष का कूट 0 ही होता है। ठीक है? सिर्फ़ एक जो जनवरी या फरवरी है उनके लिए अधिवर्ष का कूट जो है वह 1 रहता है, और दिनांक संख्या आपको दी गई थी कितनी? 24। ये भी लिख लेते हैं। अभी सभी कुछ आ गया है हमारे पास, हमें बस उसमें डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। हमें ठीक है, ये हमें निकालनी थी, तो सभी सूत्र रखने पर हमें क्या ज्ञात होगा, जो कि आएगा 0 जमा 2 जमा 0 जमा 24 माइनस 0 बहुलक 7। ये आएगा 26 बहुलक 7
जो कि आपको देगा, अगर मैं 7 से इसको भाज्य करूँगी तो मेरे पास 5 शेष वाला आएगा। तो 26 बहुलक 7 जो है वह मुझे 5 देगा। तो यहाँ पर 5वां स्थान किसका होता है? देखिए, रविवार, शून्य, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, 6। तो 5 है शुक्रवार का, यानी कि आपका 26 अगस्त 1923 को कौन-सा दिन था? उस दिन शुक्रवार था। डी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 34, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। संख्याओं को उनके मूल अंकों में ही विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। जैसे 13 में हम 13 से ही संक्रिया करेंगे और उसको 1 और 3 में विभाजित नहीं करेंगे। तो चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है 56, 5 और 9। तो दूसरा है मेरे पास 80, 8 और 12। अगर मैं इसको देखती हूँ, सबसे पहले अगर मैं 56 को 4 से भाज्य कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है, अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो 14 आता है और अगर मैं इन दोनों को भाज्य करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। देखिए, इसका तर्क कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पहली संख्या गुना भाग 4 बराबर रहेगी दूसरी जमा तीसरी संख्या के। इसी प्रकार 80 को अगर मैं भाग कर दूं 4 से तो ये मेरे पास 20 आएगा और यहाँ पर 8 और 12 को जमा कर देती हूँ तो भी 20 आएगा। तो मेरा ये वाला तर्क जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा विकल्प इसका अनुसरण करता है। सबसे पहले आपके पास है 172, 8 और 15। तो यानी कि अगर मैंने 172 को 8 से 4 से भाज्य किया तो मेरे पास आएगा 43 और अगर इन दोनों को मैंने जमा कर दिया 8 और 15 को मेरे पास 23 आता है, ये आपस में बराबर नहीं है। बी ऑप्शन 151, 4 और 13। 151 को अगर मैं 4 से भाज्य करती हूँ तो मेरे पास आएगा 3 और ये हो जाएगा 7.75 और 4 और 13 को अगर मैं जमा करती हूँ तो मेरे पास 17 आता है। ये दोनों भी बराबर नहीं है। सी ऑप्शन 143, 12 और 18। 143 को जब मैंने 4 से भाज्य किया तो मेरे पास आएगा ये होगा 3 और 23 यानी कि 35.75 और 12 और 18 को जमा किया तो 30 आता है। ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो डी ऑप्शन की ओर 100, 11 और 14। 100 को जब मैंने 4 से भाज्य किया मेरे पास 25 आता है। 11 और 14 को आपस में जोड़ा तो भी 25 आता है। ये दोनों बराबर हैं जिसको देखते हुए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर विभिन्न वर्गों की संख्याएँ व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती है। ये वाला आपका आरेख है, इसका ध्यान कीजिए और बताइए कितनी लड़कियों के पास एमबीए की डिग्री है। तो यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है जो कि है 29, 79, 18 और 41, ये दो ये सब। तो अगर यहाँ पे मैं अम ये हो जाएगा आपका 167। अब ये टोटल हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है। ये सब लोग हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है। हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कितनी लड़कियों ने एमबीए की है। तो ये देखिए ये लड़कियां हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है। ये गर्ल्स हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है जिसको देखते हुए एमबीए करने वाली लड़कियां कितनी हैं? यह है 29 जमा 18 जो कि 41 बनता है 47 बनता है। इसको देखते हुए आपका बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 36, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
वही क्रम रहेगा, आपको पूरी की पूरी संख्या पर अपनी क्रियाएँ करनी है, आप उनको विभाजित नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आपके पास जो 2 समुच्चय दिए हुए हैं 51, 34 और 85। दूसरा है 67, 42 और 109। इसको देखते हुए अगर मैं इन दोनों को आपस में जमा कर देती हूँ, तो मेरे पास तीसरी संख्या आ जाती है। देखिए, 51 और 34 को अगर मैं जमा करती हूँ, मेरे पास 85 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर मैं अगर 67 और 42 को जमा करती हूँ, तो मेरे पास 109 आता है, जो कि तीसरी संख्या है। तो इसी तर्क में को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहली जमा दूसरी संख्या आपकी तीसरी संख्या रहेगी। ये है 69, 44, 102, बी 56, 31, 77। अब 69 और 44 को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास आता है 113 जो कि 102 नहीं है। 56 और 31 को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास 87 आता है जो 77 नहीं है। इसी प्रकार 78, 51 और 119 78 में जब मैं 51 जमा करती हूँ तो मेरे पास 129 आता है 119 नहीं। और डी ऑप्शन में 73 और 38 को जब मैं जमा करती हूँ तो मेरे पास 111 आता है जिसको देखते हुए ये मेरा सही विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं ओर अक्षर श्रृंखला को पूरा करते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार इन विकल्पों को दिए गए प्रश्न में फिल करते हैं और देखते हैं। पहले विकल्प को फिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा यू एम यू एम एम पी यू यू जे यू एम एम पी पी जे जे यू पी एम पी और पी। चलिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में फिल करने के बाद मेरे पास आएगा यू जे यू एम एम पी पी यू जे यू एम एम पी पी यू जे यू एम एम पी पी। देखिए मेरे पास एक पैटर्न बन गया है। तो काफ़ी चांसेस है कि मेरा बी विकल्प ही सही उत्तर है, बाकी के विकल्प भी एक बार देख लेते हैं। ये बन जाएगा UMUMGPP, UJUMMPP, MJUUMPP। यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ना ही ए में बन रहा था। डी को चेक कर लेते हैं। UJUMMPM, UJPMMPPUJUUMPP। तो यहाँ पर मेरा पैटर्न जो है डी में भी नहीं बन रहा, इसका मतलब बी विकल्प ही मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 38। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से, पांचवा छठे पद से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में और इन दोनों में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों में भी है। चलिए तर्क का अनुसरण कर लेते हैं। यहाँ पर 11 और 132 है, यहाँ पर 22 और 506 है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 11 का स्क्वायर करती हूँ और उसमें 11 जमा कर देती हूँ, तो मेरे पास आएगा 121 प्लस 11 यानी कि 132 जो कि मेरी दूसरी संख्या है। 22 का स्क्वायर करके अगर मैं उसमें 22 ही जमा कर देती हूँ, 22 का स्क्वायर रहता है 200। एक बार कर ले। ये 44 ये आएगा 884 जमा 22। अगर इन दोनों को मैं जमा करती हूँ मेरे पास 506 आ जाता है जो कि मेरी दूसरी संख्या है। तो इसी प्रकार जो दिया गया प्रश्न है कि डैश बराबर है 342 के। तो अगर मैं इसमें से यानी कि जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करके वही नंबर उसमें जमा कर देती हूँ, मेरे पास 342 आ जाता है। तो ये रहेगा 342। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बट अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 18 एक ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करके उसी में 18 ऐड कर देती हूँ। तो देखिए 18 का स्क्वायर जो होता है वह बराबर रहता है 324 के। अगर मैं उसमें
18 को जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 342 आता है। देखिए तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आएगी 18 संख्या और माफ कीजिए सी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 39, एक निश्चित कूट भाषा में मर्चेंट को इस प्रकार, इंटीरियर को इस प्रकार लिखा जाता है, जंक्शन को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। मर्चेंट जो दिया हुआ है उसका कूट है NFSCHCPV। तो देखिए एम के बाद एन आ जाता है, ई के बाद एफ आ जाता है, आर के बाद एस आ जाता है, ये दोनों चेंज नहीं हुए। यहाँ पर ABCNOP यानी कि दो दो स्थान हम आगे चल रहे हैं। TSTUV, तो यहाँ पर दो दो स्थान और यहाँ पर हम एक एक स्थान आगे गए हैं। चलिए देखते हैं इंटीरियर में क्या यही तर्क अनुसरित हो रहा है। तो इंटीरियर को चेंज किया जाता है JOUERKQ और T में। यहाँ आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है, ई और एफ नहीं बदले गए हैं। IJK NOPQ RST। तो यहाँ पर जमा एक, यहाँ पर शून्य और यहाँ पर पहले तीन में जमा एक, आखिरी तीन में जमा दो और बीच में शून्य का अनुसरण होता है। तो जंक्शन में किसका अनुसरण होगा? अब यहाँ पे जे के बाद आता है के, यू के बाद वी, एन के बाद ओ आता है, सी और टी नहीं बदले जाते हैं। यहाँ पर जमा दो करूंगी तो के आएगा, यहाँ पर जमा दो करूंगी तो क्यू आएगा, यहाँ पर जमा दो करूंगी तो पी आएगा। तो KVOCT QP ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और देखते हैं इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, आपको उस भिन्न वाले का ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमारा अल्फाबेटिकल टेबल ही इस्तेमाल करेंगे, हम स्थानांक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है ADP और G। अब यहाँ पर आगे है CFDI, ये मेरा दूसरा विकल्प है। तीसरा TWU और Z चौथा ILJ और Q। यहाँ पे आप देखेंगे एक के अगर मैं तीन स्थान आगे जाती हूँ तो D आता है, D से मैं दो स्थान पीछे जाती हूँ तो B आता है, B से मैं 5 स्थान आगे जाती हूँ तो G आता है, क्योंकि A का स्थानांक 1 है, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका 7 है। इसी प्रकार ये 3 पर ये छठा स्थान होता है और डी का चौथा होता है, आई का 9वां होता है। देखिए जमा 3 माइनस 2 जमा 5। इसी प्रकार ये 20 पर और ये 22 पर होता है डब्ल्यू, नहीं 23 पर होता है। तो 23 पर और यहाँ पर ये 21 और ये 26। यहाँ पर जमा 3 हो रहा है, जमा माइनस 2 हो रहा है, जमा 5 हो रहा है, ये 9, ये 12 और ये 10 और ये होता है आपका 16 स्थान पे। नहीं 16 स्थान पे नहीं, ये 15 स्थान पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जमा 3 माइनस 2 जमा 5, यानी कि मेरा तर्क इस प्रकार है, जमा 3 माइनस 2 जमा 5। इसको देखते हुए एक मिनट, यहाँ पर डब्ल्यू एक बार मैं देखूं डब्ल्यू कहाँ पर होता है। ZYX, ये 26, ये 25, ये 24 और 23, ये तो ठीक है। क्यू का स्थानांक एक बार देख लेते हैं। क्यू का स्थानांक रहता है 17, क्यू का स्थानांक 15 नहीं, क्यू का स्थानांक 17 है। तो यानी कि यहाँ पर जमा 7 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जमा 3 जमा -3, माफ कीजिए, जमा 3 माइनस 2 जमा 5 और इसमें जमा 3 माइनस 2 और जमा 7 हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये भिन्न है।
और मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली आकृति का चयन कीजिए। अब आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टार है आपका, यह पूर्व दिशा की ओर यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये घूम रहा है और ये बदल भी रहा है। पहले ये रिक्त था, अब ये भरा हुआ है। अब ये यहाँ पर दूसरी जगह पर आ गया है तो ये रिक्त हो गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, आगे ये कौन सी जगह पर आएगा, आगे ये इस जगह पर आएगा और ये भरा हुआ होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम हीरे का पैटर्न देख लेते हैं। हीरा क्या कर रहा है, हीरा क्रमांकित अगले कोने में जाता है, साथ ही वह दक्षिणावर्त दिशा में घूम भी जाता है। जैसे वो पहले यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर आ गया है, इधर यहाँ पर, अब वो इस डायरेक्शन में आ गया, अब वो घूम भी रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, कुछ इस प्रकार से। फिर वो इधर आता है, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो इधर जाएगा इसमें और इस दिशा में, ये कुछ इस प्रकार से है। ये आपका हीरा कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अब देखते हैं हमारे तीर का पैटर्न। तीर बीच में स्थित है और लेकिन दक्षिणावर्त दिशा में अकेला ही वहीं पर ही घूम रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर वो इधर। अब इसको देखते हुए यहाँ पर वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो देखते हैं ये किसके साथ जा रहा है। बाकी हमने सारा कुछ ही कर लिया है। ठीक है, अब हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ये किसके साथ मैच करता है। मेरी आकृति जो बनकर आई है वह कुछ इस प्रकार है। भरा हुआ स्टार यहाँ पर है, तारा भरा हुआ यहाँ पर है, हीरा इस प्रकार से यहाँ पर है और यहाँ पर है तीर की डायरेक्शन। तो ये आपका मेल खाता है डी विकल्प से। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 42। यदि ए का अर्थ जमा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, जी डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थान पर क्या आए। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ से ए बी सी डी जो कुछ भी दिया हुआ है हम इन ऑपरेटर से चेंज कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने बॉडमास रूल का भी ध्यान रखेंगे, जो कि आपको कहता है कि पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन का हल किया जाएगा। अब ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये होगा 9 जमा, बिकॉज एक का अर्थ जो है वो 9 है, 9 जमा 9 माइनस 55 भाग 5 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर रहेगा 10 गुना 3 जमा 5 के। तो बॉड मास के अनुसार सबसे पहले इसको हल करते हैं। 9 जमा 9 माइनस 11 गुना इसके, अब यहाँ पर इस तरफ 30 जमा 5, अब ये आएगा 18 माइनस 11 35 के बराबर है। 7 गुना इसके 35 के, यानी कि ये 5 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। पहला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को कौन सा प्रतिस्थापित करेगा। इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, ये ऐसे बंद होगी और ये ऐसे बंद होगी और ये इस प्रकार से सब हो गया है और ये बंद हो जाएगा। ठीक, बस ये बना है। मैंने अभी क्या क्या बनाया है एक बार बना लेते हैं। मैंने एक ऐसा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, आप मुझे ट्रायंगल बनाया है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। ये मैंने आकृति जो है वो बनाई है। अब देखते हैं ये किसके साथ मेल खाती है। ये इसके साथ नहीं, इसके साथ भी नहीं, नहीं, ये पहले विकल्प के साथ मेल खाती है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी।
तो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर पहले 7 है, फिर 15 है, 30, 62, 125, 253 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से यहाँ जाने में देखिए, यहाँ में मैंने जमा 7 के साथ जमा 1 किया, यहाँ पर मैंने जमा 15 और 0 किया, यहाँ पर जमा 30 और 2 किया, यहाँ पर 62 को और 1 को जमा किया है, यहाँ पर 125 और 3 को। तो यहाँ पर मैं किसको जमा करूंगी, उसका ज्ञात करने से पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, यहाँ पर ये 15 वगैरह ये तो सभी पीछे वाला ही आ रहा है, और यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पर जमा 2 हो रहा है, -1 हो रहा है और जमा 2 हो रहा है। इसका अर्थ यहाँ पर होगा -1, यानी कि आगे होगा मेरे पास 253 जमा 2। तो अगर 253 में मैंने 253 और 2 को जमा कर दिया तो मेरे पास आएगा 508। वो रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, एक निश्चित कूट भाषा में गार्डन को इस प्रकार से, गोल्डन को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी भाषा में आइलैंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जल्दी से गार्डन को लिख लेते हैं। गार्डन आपका चेंज होता है, इसका कूट है FYOEGQ। तो इसके लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि F से G की क्या स्थानांक है, 7, 1, 18, 4, 5 और 14। ये होगा 6, 25, O होता है 15 पर, 5 पर, और G 7 पर, Q होता है आपका 17 पर। इसको देखते हुए यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है, यहाँ पर जमा 1, जमा 2 और जमा 3 हो रहा है। इसी प्रकार से आपके पास शब्द है गोल्डन, GOLDEN, 7, O होता है 15, 12, 4, 5 और 14 पे। अब इसका है FMIEC, माफ कीजिए, G और Q। F होता है 8, M होता है 13, 9, 5, 7 और Q रहता है 17 पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जमा 1 जमा माफ कीजिए -1 F जो होता है वो 6 पर होता है, मैंने 8 लिख दिया। यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, जमा 1, जमा 2 और जमा 3। तो ये मेरा सही तर्क बैठ गया है। यहाँ पर पहले -1, -2, -3, फिर जमा 1, जमा 2 और जमा 3। अब आपको आइलैंड का कूट ज्ञात करना है। आइलैंड रहेगा इस प्रकार से। आई का स्थान होता है 9वां, एस का स्थान होता है 19वां, यह 12वें स्थान पर 1, 14 और 4, -1, -2, -3, ये रहेगा 8, 8वां स्थान होता है आपके पास एच का, 17, 17वां स्थान क्यू का, और ये हो गया 9 आई। इसी प्रकार यहाँ पर जमा 1, जमा 2 और जमा 3। तो ये 2 जो कि आपका बी का स्थान है, 16 पी, और ये 7 जो कि है स्थान जी का। तो HQIBPG, ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आपको ये देखना है, कार, ट्रेन, साइकिल, ट्रक, ऑटो, रिक्शा। तो शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में हमने व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए क्रम संख्या, सबसे पहले क्या आता है, वाहन की बात करें और इनकी भार की बात करें, औसत भार, जैसे साइकिल है,
यह तकरीबन 8 किलोग्राम की होती है। ऑटो जो है वो 400 से 600 किलोग्राम की होती है। कार 1600 किलोग्राम की होती है। ट्रक उससे भी भारी होता है, तकरीबन 63,000 किलोग्राम के, और ट्रेन उससे भी कहीं ज़्यादा भारी, जो कि तकरीबन 90,000 से लेकर 2,30,000 किलोग्राम्स तक होती है। अब इसमें जो साइकिल है, वह आपके तीसरे नंबर पर है। ऑटो कहाँ है? ये 5वें, कार पहले, 4 और 2। या हमने दिए गए वाहनों को उनके औसत भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और इस प्रकार एक सार्थक क्रम बनाया है। हम देख सकते हैं कि साइकिल सबसे हल्की है और ट्रेन सबसे भारी है। तो इसको देखते हुए 3, 5, 1, 4, 2 डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 47। आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यही प्रश्न हमने पहले भी किया था। अब उसी प्रकार से हम इसको ज़ूम कर लेते हैं। ज़ूम करने के बाद सबसे पहले इस आकृति को बाहर से पूरा करते हैं, इस प्रकार से। और फिर ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, और ये लाइन इधर एरो आ जाएगी। तो ये आकृति मेरी पूरी हो गई है। अब एक बार देख लें मैंने क्या-क्या बनाया है। एक चीज़ मेरी रह गई है। 1 मिनट। यहाँ पर ये एरो भी बन रहा है, ये वाला। और 1 मिनट, ये मैं दोबारा से पूरा प्रश्न एक बार ही देखते हैं। चलिए, एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। ये आकृति यहाँ से पूरी हो गई। ये इस प्रकार से ऐसे आ गया। अब ये अंदर से पूरा होगा और ये एरो इधर आएगा। अब ध्यान से देखते हैं इस पैटर्न को पूरा करने के लिए। अब आगे रहेगा यहाँ पर ये छोटा वाला एरो, ये बड़ा पहले इसको पूरा कर लेते हैं इस प्रकार से, और फिर ये छोटा वाला एरो इस प्रकार से, ये पूरा होगा। ये आकृति सही बनेगी। तो अब ध्यान से देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है। मैंने एक चतुर्भुज को कंप्लीट किया है और उसके अंदर एक ऐसी बाउंड्री बनाई है इस प्रकार से। उसके अंदर एक और चतुर्भुज आएगा, यहाँ पर ये एरो आया था। अब एक लंबी एरो इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से रहेगी। तो ये रहेगा मेरा सही जो पैटर्न मैंने बनाया है, और ये मेल खाता है बी ऑप्शन के साथ। तो ये रहेगा मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 48, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो कौन सी दो संख्याएं हैं? इस प्रश्न को हल एक ही तरीके से किया जा सकता है। हमें हर एक विकल्प को उठाकर उसका हल देखना होगा। सबसे पहले में अगर मैं 11 और 12 को आपस में बदल देती हूँ, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 108 भाग 3 माइनस 126 भाग 5 गुना 3 जमा 12। इसको बदलना था 11 और 12 को, 12 बदलेगा। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, जमा 4, यह 12 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें भी हम अपने बॉड मास को नहीं भूलेंगे, उसका ज्ञात रखेंगे। सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे, मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 126। अब ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके अंदर ये सबसे पहले 15 जमा 11 जमा 4। तो 36 माइनस 126 भाग 26
जमा 4। तो 126 को जब मैंने 26 से भाग किया मेरे पास आता है 4.85 जमा 4। ये आ जाएगा 40 माइनस 4.85 जो कि मुझे देगा 35.15। अ, बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था? यहाँ पर मुझे 12 चाहिए था, तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। दूसरे पे चलते हैं, 108 भाग 12, यहाँ पर मुझे 12 और 13 को बदलना था, 3 को बदलना था, तो 3 की जगह पर मैंने 12 लिख दिया है। माइनस 126 भाग 5 गुना 12 जमा 3 जमा 4, यह 11 के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को आपस में भाग कर लेते हैं। 108 108 यहाँ पर 108 है और 12 है, इन दोनों को भाग करने के बाद मेरे पास 9 आएगा। माइनस 126 भाग ये रहेगा 60 जमा 3 जमा 4, तो 9 माइनस 126 भाग 63 जमा 4, ये दोनों आपस में भाग होंगे तो 9 माइनस 2 जमा 4, 13 माइनस 2 ये मुझे देगा 11, जो कि मेरे इस तरफ भी मौजूद है। इसका मतलब मेरा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सी और डी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 108 भाग 3। अब इसमें मुझे बदलना था 12 और 4 को। तो 108 भाग 3 माइनस 126 भाग 5 गुना 3 जमा 4 प्लस 12, यह 11 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को सबसे पहले मैं करूंगी हल, तो मेरे पास आएगा 36 माइनस 126 भाग 15 जमा 4 जमा 12, ये आएगा 36 माइनस 126 भाग 19 जमा 12। 126 को जब मैंने 19 से भाग किया तो मेरे पास आएगा 6.63 जमा 12, और ये हो जाएगा 48 माइनस 6.63, क्योंकि आएगा 41.37। तो सी भी मेरा गलत है क्योंकि यहाँ पर मुझे 11 चाहिए था। आगे चलते हैं डी ऑप्शन की ओर। इसमें बन जाएगा यह, अब हम बदलेंगे आपके 126 और 108 को। 108 की जगह पर मैंने 126 लिख दिया है भाग 3 माइनस 108 भाग 5 गुना 3 जमा 12 जमा 4, यह 11 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को आपस में भाग करते हैं, मेरे पास 42 माइनस 108 भाग 15 12 4, यह 11 के बराबर आना चाहिए। 42 माइनस 108 भाग 17, नहीं सॉरी ये 27 है, जमा 4। अब 108 और 27 को अगर मैं भाग करूंगी मेरे पास 4 आएगा, जमा 4, ये उत्तर मेरे पास 42 आएगा। हालांकि मुझे इधर 11 चाहिए था। तो मेरे पास सी भी गलत है, डी भी गलत है और ए भी गलत है, जिसके अनुसार बी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 49। एक पारिवारिक फोटो को दिखाते हुए एफ ने ए की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन जी के पिता हैं और डी की बहन ई के पिता बी की पत्नी है। बी एफ से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम अपने वही वंश आरेख का उपयोग करेंगे। एक सर्कल एक महिला को दर्शाता है, एक स्क्वायर एक पुरुष को, डबल लाइन विवाहित जोड़े को, सिंगल लाइन भाई भाई बहन बहन या भाई बहन को, और ऐसी लाइन अगली पीढ़ी को दर्शाती है। अब दिए गए फोटोग्राफ के अनुसार आपको दिया हुआ है कि एफ ने ए को की ओर इशारा करते हुए कहा कि ए मेरी बहन जी के पिता डी, तो ए मेरी बहन जी के, यानी कि मेरी बात हो रही है, मेरी बहन जी, एफ ने, यानी कि एफ की बात यहाँ पर हो रही है। एफ की बहन है जी, तो ये लड़की है, के पिता यानी कि डी की बहन ई के, की बहन ई के पिता बी की पत्नी है। बी पिता हो गया इसका, और ए जो है वो पत्नी है बी की, कुछ इस प्रकार से। तो ये मेरा वंश चार्ट बन गया है इसके अनुसार। अब प्रश्न क्या था, बी एफ से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, बी एफ से किस, एफ का भाई जो है वो जी है, जी के पिता डी हैं, डी के जो है ससुर हैं
बी। तो इसका मतलब क्या है, एफ के फादर यानी कि यहां पर रहेगा एफ के यह उसके पिता के पिता है, क्योंकि डी की बहन एफ है, डी की बहन ई है, ई के पिता बी है, तो अगर बी ई के पिता हुए तो वो डी के भी पिता हुए, और एफ के पिता डी हैं, यानी कि एफ के पिता डी हैं और डी के पिता बी हैं। तो उत्तर क्या हुआ, वह उसके पिता के पिता हैं। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो इसका भी हल हमें हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके ज्ञात होगा। बॉड मास को ध्यान में रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं 2 और 8 को इन दोनों में आपस में बदल देती हूँ, तो मेरे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से आएगा, 240 भाग 8 जमा 5 गुना 2 जमा 15 गुना 2, ये 100 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। 30 जमा 5 गुना 2 जमा 5 गुना 2, 35, यहाँ पर 35 गुना 2, 15 गुना 2, तो ये दोनों पहले हल होंगे। 70 जमा 30 यानी कि 100, और इधर भी 100 है। इसका अर्थ हुआ पहला विकल्प ही मेरा सही उत्तर है। चलिए बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। 100 और 240 को अगर मैं आपस में बदल देती हूँ, तो मेरे पास समीकरण कुछ इस प्रकार का होगा, 100 भाग 2 जमा 5 गुना 8 जमा 15 गुना 8, यह 240 के बराबर होगा, यानी कि 50 जमा 5 गुना 8 जमा 15 गुना 8, यह 240 के बराबर आना चाहिए। ये होगा 55 गुना 8 और 15 गुना 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 440, 120 जो कि है 560, 240 ये नहीं है, तो इसका मतलब बी विकल्प मेरा गलत उत्तर है। आगे चलते हैं सी विकल्प के ऊपर। तो 240 भाग 2 जमा 8 गुना 5 जमा 15 गुना 5, यह 100 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है हमें 5 और 8 को आपस में बदलना है। तो ये हो जाएगा 120 जमा 8 गुना 5 प्लस 15 गुना 5, 128 गुना 5, 15 गुना 5, इन दोनों को आपस में करके 640, 75, और ये आ जाएगा 715 के, तो ये भी गलत है। अब मेरे पास ए सही था, मेरे पास बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब डी में 15 और 5 को बदलना है। तो उसको बदलने के बाद मेरे पास जो समीकरण है वो होगा 240 भाग 12 जमा 15 गुना 8 जमा 5 गुना 8, यह 240 के बराबर आना चाहिए। 120 15 गुना 8 जमा 5 गुना 8, 135 गुना 8, 5 गुना 8, 135 को मैं 8 से गुना करूंगी, 108040, ये होगा 1020 के, जो कि 240 के बराबर नहीं है। तो मेरे पास बचता है मेरा पहला विकल्प, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने स्टेनो ग्रेड सी, एसएससी स्टेनो ग्रेड सी डी 17 नवंबर 2022 के शिफ्ट 1 के सभी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। एक बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So students, that's all for this paper. A very best of luck for your exams. Keep shining, keep rising high. Best of luck. Bye.